2 3। नमस्कार। देखिए, फार्मर्स एक बड़ा एजेंडा है और ये हमेशा गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में तो रहता है। ये प्रायोरिटी एजेंडा तो है, लेकिन है फेक एजेंडा। ठीक है? इसके पीछे ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार की कोई ऐसी मंशा है। देखिए, हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है? ये कभी किसी सरकार के बस की बात नहीं हो सकती कि किसी मतलब इंडस्ट्री को वो टेक्निकली और बाकी चीज़ों से बहुत फेनोमेनली चेंज कर दे। ये उस इंडस्ट्री के लोगों के साथ एक कोऑर्डिनेशन होता है गवर्नमेंट का। आपको क्या लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री, मतलब आपको क्या लगता है कि सरकार में बैठे जो मंत्री हैं, वो इतने एक्सपर्ट हैं जो इन इंडस्ट्रीज़ को इवॉल्व कर रहे हैं, वो इसको इस लेवल पे लेके जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि फाइबर फाइबर ऑप्टिकल क्या होगा या मोबाइल कम्युनिकेशन का नेक्स्ट जो तकनीकी जो पड़ाव होगा वो क्या होगा? वो कोई मंत्री तय कर रहा? कोई नहीं। ये उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनका समन्वय होता है सरकार के साथ। देखिए, मौजूदा दौर में अभी जहाँ की भी सरकार हो, वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये कभी नहीं कहा जा सकता कि सरकार के एजेंडे में किसान नहीं है। किसान है, प्रायोरिटी एजेंडा है, लेकिन सरकार को ये समझना होगा कि हम किसानों को कितना फ्रंट फुट पे आने का मौका दे रहे हैं। ये सरकार को एक अलग लेवल पे जाकर के सोचने की ज़रूरत है। हम लोग बात करते हैं सीधे अपने झारखंड की। आपको क्या लगता है झारखंड में जो हमारा कैबिनेट है, जो जहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उनमें जो लोग हैं, जो उनको आपको क्या लगता है कितना इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ होगा उनके पास? उनके पास एक इच्छा शक्ति हो सकती है। वो ऐसा सोच सकते हैं कि हम इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, फार्मर्स कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है? हालाँकि उनकी इच्छा शक्ति में भी हमें डाउट हो रहा है। लेकिन चलो मान लिया कि आपकी इच्छा शक्ति है, लेकिन इच्छा शक्ति का आप कोऑर्डिनेशन किनके साथ कर रहे हैं? वो एक वेल प्लान्ड एक समन्वय होता है और तभी वो इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती है। तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे एग्रीकल्चर में वो क्या है। ठीक है? तो इसीलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्टर हो जाता है, बहुत ही एक ये मजबूत और बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक विषय है कि जहाँ पे सरकार का किसानों के साथ सीधा समन्वय हो। किसानों की तरक्की हो, इसके लिए हम लोग बात करते हैं फार्मर्स और फार्मिंग की कॉर्पोरेटाइजेशन की। देखिए, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फार्मिंग इज़ डिजास्टर। ठीक है? ये डिजास्टर है। इसको ये हो सकता है मेरा स्टेटमेंट जो मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ लोगों को मॉडर्न फार्मिंग के बारे में, और मैं बोलता हूँ कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स होने चाहिए आपकी खेती में, जो व्यापारिक पैमाने हैं वो आपको अपनाने चाहिए, लेकिन कुछ थोड़ा सा बारीकी से भी समझने की ज़रूरत है कि कैसे। ऐसा नहीं है कि हमने खेती के कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में कहा कि डिजास्टर है, तो किसे कहा? हम ये कहते हैं कि खेती को मैकेनाइज करने में कॉर्पोरेटाइजेशन लेके आओ ना भाई। आप खेती में जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी मार्केटिंग को आप कॉर्पोरेटाइज करो ना। आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो फर्टिलाइजर में, आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो सीड में। ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर खेती को कहाँ लेके जा रही है? 10-20 साल, 25 साल, 30 साल में इन कॉर्पोरेट्स के लिए मंगल में या हो सकता है कहाँ कहाँ पता नहीं, शुक्र ग्रह में इनके पास हो सकती है जगह मिल जाए। लेकिन हम किसानों को तो इसी धरती में रहना है जिसको हम लोग साला डीएपी यूरिया डाल डाल के खत्म कर रहे हैं। तो ये ऐसा मतलब इसमें दोषी ढूंढने जाएंगे तो पता चला कि दोषी मिला ही नहीं, कोई किसी को नहीं दोषी ठहरा पाएगा। हमें थोड़ा रुक के ठहर के सोचने की जरूरत है। सीड, जिस सीड को हम लोग सदियों से यूज कर रहे थे, सदियों से यूज कर रहे थे, उनको पिछले 10-20-25 सालों में ये क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड एक टेक्नोलॉजी आई और उसके बाद सीड्स का जेनेटिक मॉडिफिकेशन होने लग गया, और आज के डेट में ऐसा हो गया है कि वी आर एक्चुअली जो है मतलब हमारा हाईजैक हो गया है। हमारा जो फार्मिंग आर्ट था, हमारी जो खेती की कला थी, वो उसका एक हाईजैक हो गया है। वो स्टॉप करो। तो ये जो हमारा कॉरपोरेटाइजेशन है, ये आप एक तरीके से समझो कि इस पे भी एक ज़रूरत है सोचने की कि किस तरीके का कॉरपोरेटाइजेशन हो कि हमारी जो खेती है, हमारी जो कृषि है, वो लंबे समय तक चले, लंबी अवधि तक चले। देखिए, बहुत सारे मायनों में आपको देखना होगा कि हम किन चीज़ों के साथ समझौता कर रहे हैं। किसान जो जिस तरीके का वर्ग है, उसको ये थोड़ा अभी समझने में टाइम लगेगा। वो शायद शिक्षा और बाकी चीज़ों के मामले में पीछे हैं। उनको लगता है कि जो चोट लगती है उसमें खून निकलता है और दिखना चाहिए। उनको ये नहीं समझ में आता है कि उनको जो चोट लग रही है पेस्टिसाइड्स और
बाकी कीटनाशकों के छिड़काव में उनके जो ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, उनमें जिस तरीके का जो उनके डीएनए में जिस तरीके का एक आया है अभी रिसर्च रिपोर्ट, जो एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले 15-20 सालों 25 सालों में होगा। तो ये पूरी फार्मिंग कम्युनिटी को ताक पे रख करके, इनके स्वास्थ्य के साथ, इनके पूरे हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर हम कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे हैं फार्मिंग का, तो ये भी यहाँ पे भी एक सवाल बनता है। देखिए, मैकेनाइजेशन ज़रूरी है, मार्केटिंग ज़रूरी है, जहाँ पे कॉर्पोरेट्स का हमें हेल्प चाहिए। इन सभी तथ्यों के अलावा आप लोगों को एक चीज़ बीच-बीच में और सुनने को मिलती होगी, ठीक है, कि इनाम मंडी, ठीक है। देखिए, मैं अपने वीडियोज़ में जो चीज़ भी बताना चाह रहा हूँ, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे किसानों से बातचीत करने के दरमियान ये लगता है कि किसानों को अभी भी ढंग से खेत की जुताई, फसल की बुआई और बहुत ही बेसिक प्रैक्टिसेस में उनको मतलब लगता है कि उन्हें और क्लैरिटी की ज़रूरत है। और वहीं पे जब हम लोग बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के किसान क्या हूँ-हूँ करके सुनता है, उसको समझ में आता-जाता कुछ है नहीं। मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे झारखंड में अनुभव हो रहा है, और इसके साथ एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक विडंबना वाली बात है, जो मुझे अनुभव हुआ है कि एग्रीकल्चर में जिन लोगों को एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी समझ में आती है, एग्रीकल्चर की फ़िलॉसफ़ी समझ में आती है, वो खेती कर नहीं रहे। जिनको नहीं समझ में आती है कि ये है क्या, टेक्नोलॉजी क्या है, बाकी चीज़ें क्या है, और जो इसमें जो जिस तरीके के रिसर्च हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता वो खेती कर रहे हैं। तो आप मिला-जुला करके समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक मतलब गैप है, ठीक है? हम लोग इनाम मंडी के बारे में बीच-बीच में बात करते हैं, हालाँकि ये एक लंबा टॉपिक है। मैं आप लोगों को एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। इनाम मंडी जो है वो हमारे वो फ्लिपकार्ट और अमेज़न की तरह ही एक प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जहाँ पे इनाम मंडी जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म देती है, किसको? विक्रेता को और क्रेता को। यहाँ पे विक्रेता कौन है? किसान है। क्रेता कौन है? जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से खरीदते हैं। हालाँकि आपको ये समझना चाहिए कि जो अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है, उनमें क्लैरिटी है, उनमें पारदर्शिता है। इनाम मंडी में किसी भी किस्म की कोई पारदर्शिता नहीं है। किस किस्म का इसमें लूट होता है, किस तरीके से इसमें किसानों के साथ धोखा होता है, ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आप लोग भी अपने स्तर से कुछ एक टॉपिक्स पे सवाल करें, ठीक है? मैं खुद से कोशिश करता हूँ उन सवालों को ढूँढ करके आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का, जिससे आपको खेती-बाड़ी के काम-काज के बीच-बीच में इस चीज़ की क्लैरिटी हो कि कौन-सी नई चीज़ें आ रही हैं। कुछ सवालों को आप भी अपने स्तर से पूछा करें, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक सिम्प्लीफाइड वर्ज़न होगा, एक बहुत ही सामान्य तरीका होगा, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि ये क्या है, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इनाम मंडी के बारे में बात करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल तो अभी मुझे यही कहना है आप सबों से कि एग्रीकल्चर को अगर हमें मजबूत बनाना है, तो अगेन एंड अगेन बार-बार बोलता हूँ, ऑर्गेनाइज़्ड होना ये सबसे पहला स्टेप है, सबसे बड़ा स्टेप है। थैंक यू।